जय हिंद साथियों। आइए इस क्लास में चर्चा करते हैं भारत में लौह इस्पात उद्योग की। साथियों, सबसे पहले हम लोहे की चर्चा थोड़ा सा कर लें। मित्रों, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता। उसके बाद जैसे ही भारत में आर्यों का आगमन होता है, आर्य सभ्यता की शुरुआत होती है, उसके बाद लोहे का जो प्रचलन है वो शुरू हुआ तकरीबन 1200 ईसा पूर्व के आसपास। और लोहा जिस क्षेत्र से निकाला गया साथियों, आज भी वह क्षेत्र लोहा के मामले में काफी धनी क्षेत्र है। यानी वहां पे लोहे का प्रसार हुआ और एक नगरीय क्रांति हुई। लोहे के प्रसार के कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। यानी लोहे के हथियारों से जमीन खेती वाले क्षेत्र बढ़ाए गए, लोहे के हथियारों से वनों की कटाई हुई, लोहे के हथियारों से काफी एक तरह से क्रांति आ गई। औद्योगिकरण में एक बहुत बड़ा क्रांति का काम लोहे ने किया मित्रों। अब धीरे धीरे उसके बाद हम चर्चा करते हैं आधुनिक भारत में लोहों की चर्चा हो जाए थोड़ा सा। देखिए मित्रों, हुआ क्या कि लोहा जो है एक ऐसी धातु जो लगभग इस समय लगभग हर वस्तुओं में, हर चीजों में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, इसके सामान बनाए जा रहे हैं, इसके पार्ट बनाए जा रहे हैं और ये सस्ता भी पड़ता है और मजबूत भी पड़ता है और टिकाऊ भी होता है। लोहे का एक ही दुश्मन है, उसका नाम है जंग। और जंग से अगर लोहा बच गया तो लोहा होता है कुल मिला के। तो देखिए साथियों, हम बात करते हैं इस्पात का। जो लोहे का जो उत्पादन है वो विश्व स्तर पे सबसे लंबा उत्पादक या सबसे प्रथम उत्पादक चीन है। यानी इस्पात उत्पादन में पहला स्थान मित्रों किसका है? चीन का है। और दूसरा स्थान आपका यानी भारत का है। इस स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। और मित्रों, कच्चा इस्पात उत्पादन में विश्व में भारत दूसरा बड़ा देश है। कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है साथियों। आगे आपको बताना चाहेंगे 1874 में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी ने कुल्टी बर्नपुर में लौह इस्पात कंपनी की स्थापना की, संयंत्र की स्थापना की। यहां से श्री गणेश किया गया साथियों। 1874 में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी ने कुल्टी एवं बर्नपुर में लौह एवं इस्पात संयंत्र की शुरुआत की। यही से बिगनिंग किया, एक इंडस्ट्री का रूप यहां से दिया गया साथियों। 1907 में जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। मित्रों, जमशेद जी टाटा का नाम आप सुने होंगे। तो ये टाटा लोहा कंपनी जो एक निजी क्षेत्र की कंपनी थी, 1907 में जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में की गई। मित्रों, ये बहुत बड़ी कंपनी थी, आज भी ये कार्य कर रही है। 1919 में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना बर्नपुर में की गई साथियों। 1919 में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना बर्नपुर में की गई साथियों। 1923 में भद्रावती में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क की स्थापना की गई। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील वर्क की स्थापना की गई। और मित्रों, अब आजादी के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना में भिलाई छत्तीसगढ़ में 1959 में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल 1959 में, राउरकेला जो है वो उड़ीसा में 1959 में। यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये 3 बड़े संयंत्रों की स्थापना विदेशी शक्तियों के, विदेशी देशों के सहयोग से भारत में की गई। भारत उस समय उतना सक्षम नहीं था। अभी हम आगे आपको हम बताएंगे कि ये किन देशों से इनकी मदद से इनको स्थापित किया गया। मित्रों, तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो झारखंड संयंत्र की स्थापना रूस की सहायता से की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना में सलेमपुर, विजयनगर, विशाखापत्तनम संयंत्र की स्थापना की गई। 1974 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई साथियों। 1974 में
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यहां से देखिए एक अथॉरिटी, एक तरह से इनको एक संयुक्त मंच देने का काम केंद्र सरकार ने किया। और सेल, भारतीय इस्पात प्राधिकरण की भी स्थापना की गई और इसमें 8 उद्योगों को, 8 संयंत्रों को शामिल कर दिया गया। ये थे भिलाई, सलेमपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, इसको विश्वेश्वरैया, विशाखापत्तनम। ये 8 लौह इस्पात संयंत्रों को एक मंच प्रदान करने का काम कर दिया गया भारत में लोहा इस्पात। अब हम थोड़ा सा इनके प्रमुख संयंत्रों की चर्चा कर ले। दुर्गापुर की चर्चा मैंने किया था। दुर्गापुर ये पश्चिम बंगाल में स्थित और 1959 में ब्रिटेन की सहायता से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर की स्थापना की गई साथियों। राउरकेला 1959 में जर्मनी की सहायता से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में की गई साथियों। भिलाई जो है 1959 में रूस की सहायता से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में छत्तीसगढ़ में की गई। बोकारो 1964 में रूस की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना में झारखंड में की गई। और जमशेदपुर की चर्चा अभी हमने आपसे की 1907 में, बर्नपुर 1919 में, भद्रावती 1923 में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में और पारादीप उड़ीसा में। मित्रों, आपको हम एक चीज और बताना चाहते हैं लगे हाथ। देखिए, इसके लिए लौह संयंत्र जो स्थापित किए जाते थे, इसके लिए कुछ चीजों की आवश्यकता थी। कच्चे माल यानी जो लोहा जमीन के अंदर से निकाला जा रहा है, उसके बाद साथियों चूना पत्थर, पानी, उसके बाद इसको जो है गर्म करने के लिए, लोहे को गलाने के लिए हीट की आवश्यकता थी। इसके लिए कोयले का प्रयोग किया गया, तो उसके लिए कोयला भी चाहिए। यानी कि जैसे संयंत्र की स्थापना जहां जहां की गई वहां पे कुल मिला के कच्चे माल की भी सुलभता को ध्यान में रखा गया। गर्म लोहे को ठंडा करने के लिए नदियों के किनारे इनको स्थापित करने का प्रयास किया गया। और साथ ही उसके बाद तैयार माल के लिए मार्केट की भी आवश्यकता थी कि आखिर ये तैयार लोहे का जो तैयार माल है, इसको किस मार्केट में कहाँ ले जाया जाए, इसका भी बखूबी जो इसके स्थापनाकार थे इस पर बखूबी ध्यान रखे थे। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो भी संयंत्र स्थापित हुए, मुख्यतः दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर, बर्नपुर, भद्रावती, विशाखापत्तनम, पारादीप, ये कहीं न कहीं से नदियों के तटों के किनारे थे और इनके लिए मार्केट की भी व्यवस्था थी, संबंधित राज्य थे। तो ये लोहे के लिए आज भारत जानते हैं दूसरे स्थान पे है। और आज आप अपनी नजरें घुमा के देख लीजिए, आपके आसपास निश्चित रूप से हर जगह लोहा ही लोहा दिखाई देगा। जय हिंद साथियों।